मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट के थर्मोडायनामिक्स में के लेक्चर फोर्थ में हम कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम स्टेट फंक्शंस के बारे में हम पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर ऊष्मा और कार्य जो है वो 5 फंक्शन हैं, स्टेट फंक्शंस नहीं हैं। इसके बारे में भी हमने जाना था। तो अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा और कार्य की अवधारणा क्या है। तो ऊष्मागतिकी के संदर्भ में कार्य तथा ऊष्मा की निम्न परिभाषाएं जेपी बेट्टी द्वारा दी गई। इससे पूर्व ये देखा गया कि जब हम एग्जाम्पल लें कि जब हम सर्दी के दिनों में जब हम अपने हथेलियों को रगड़ते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, यानी कि कार्य को जो है या ऊष्मा जो है हमें महसूस होती है। तो यहाँ पर ऊष्मागतिकी के संदर्भ में कार्य और ऊष्मा की जो परिभाषाएं हैं जे बेट्टी द्वारा दी गई, जिनके अनुसार कार्य ऊष्मागति में कार्य वह मात्रा है जो किसी निकाय की परिसीमा से परिवर्तन के दौरान प्रवाहित हो रही हो और जो पूर्ण रूप से परिपार्श्विक में किसी वजन को उठाने में परिवर्तित हो रहा हो, उसे हम कार्य कहेंगे। यानी वजन को उठाने पर भी हम कार्य करते हैं और ऊष्मा का प्रवाह किसी सिस्टम में या किसी परिपार्श्विक में प्रवाहित हो तो उसको भी हम कार्य द्वारा व्यक्त करते हैं। हीट ऊष्मागतिकी में ऊष्मा को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं जो निकाय तथा परिपार्श्विक के मध्य तापमान में अंतर के कारण या और निकाय की अवस्था परिवर्तन के समय तंत्र की परिसीमा से प्रवाहित होती है। इन दोनों परिभाषाओं में निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं, यानी कि ऊष्मा और कार्य दोनों ही तंत्र की परिसीमा पर अर्थात बाउंड्री पर प्रकट होते हैं। ये तंत्र की अवस्था परिवर्तन के समय प्रकट होते हैं। तीसरा है कार्य और ऊष्मा को परिपार्श्विक पर हुए प्रभाव द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्य और ऊष्मा बीजीय राशियां हैं, अतः इनके मान धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। पांचवा है दोनों ही अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं, अर्थात स्टेट फंक्शंस अवस्था फलन नहीं हैं, इसलिए इन्हें ऊष्मागतिकीय राशियां नहीं माना जाता। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर न तो Q न ही W का अवकलन और न ही dQ और dW का समाकलन कर सकते हैं। अतः dQ और dW जो है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल अयथातथ अवकलज कहलाते हैं। हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स क्या हैं। तो यहाँ पर Q और W यानी कार्य और ऊष्मा का अवकलन नहीं किया जा सकता और न ही dQ और dW यानी कार्य में जो परिवर्तन है उसका समाकलन किया जा सकता है। नेचर ऑफ वर्क एंड हीट, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर 2 प्रयोग किए हैं। इसके पहले प्रयोग में यहाँ पर 2 प्रयोग किए गए, जिसमें कि पहले प्रयोग में एक बीकर लिया जिसमें कि 10 ग्राम जल है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो परिपार्श्विक है यानी जो सराउंडिंग है उसको या जिसमें कि उसको बीकर को हम एक ऐसे पात्र में जिसे कि हम परिपार्श्विक कहेंगे रखते हैं, जिसमें कि 100 ग्राम जल है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यानी कि बीकर को जब उस परिपार्श्विक में रखते हैं तो प्रयोग के पश्चात जो परिपार्श्विक है
उसमें जिसमें कि 100 ग्राम जल है उसका टेम्परेचर 89 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर रहता है। जबकि जो सिस्टम है यानी बीकर जिसमें कि लिया गया जल 10 ग्राम है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। यानी कि इन दोनों प्रयोगों में टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि सिस्टम यानी कि बीकर का ताप जो कि पहले प्रयोग के पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, प्रयोग के पश्चात जो है 35 डिग्री हो जाता है और परिपार्श्विक का टेम्परेचर जो कि 90 डिग्री था वो 89 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ पर जो तंत्र है उसके टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होती है और परिपार्श्विक में जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। तो यहाँ पर अंतिम अवस्था में अब दूसरा जो प्रयोग है उसमें भी हमने एक बीकर लिया है। बीकर में 10 ग्राम जल है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसमें एक घूमने वाला पैडल डाल देते हैं जो कि वजन की है ना, इसमें एक घूमने वाला पैडल डाल देते हैं जो वजन से खिसक सकता है। तो वजन के मान को इस प्रकार से संतुलित किया जाता है कि वजन के एक ऊंचाई तक गिरने पर तंत्र के तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हो जाए। तो इस प्रयोग में भी हमने जो सिस्टम है उसमें का टेम्परेचर 25 डिग्री है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जल जो है वही पूर्व वाले प्रयोग के समान 10 ग्राम है। लेकिन प्रयोग के पश्चात तो यहाँ पर भी जो जल है उसका टेम्परेचर बीकर में जो जल है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री हो जाता है और मात्रा जो द्रव है उसकी मात्रा या जल की जो मात्रा है वो 10 ग्राम है। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही प्रयोगों में देखते हैं कि दोनों ही प्रयोगों में हम देखें तो दोनों ही स्थितियों में तंत्र में समान परिवर्तन हुआ है, अर्थात दोनों ही स्थितियों में तंत्र का प्रारंभिक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड व अंतिम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और दाब से तथा दाब प्रयोगों के पहले और बाद में दोनों ही समय पर 1 एटमॉस्फेयर है। तो दोनों प्रयोगों के पारिपार्श्विक में हम देखते हैं जो परिवर्तन है वो प्रथम प्रयोग में परिपार्श्विक में हमने 100 ग्राम जल लिया था और तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई, अर्थात परिपार्श्विक से तंत्र में ऊष्मा प्रवाहित हुई पहले प्रयोग में, जबकि दूसरे प्रयोग में एम वजन एच ऊंचाई तक गिरा, अर्थात तंत्र पर परिपार्श्विक द्वारा कार्य किया गया। तो यहाँ पर प्रथम तंत्र को ऊष्मा प्रथम प्रयोग में तंत्र को परिपार्श्विक से ऊष्मा प्राप्त हुई और दूसरे प्रयोग में परिपार्श्विक पर द्वारा तंत्र पर कार्य किया गया। तो हम यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि तंत्र के ताप में अगर वृद्धि हो तो आवश्यक नहीं है कि उसको ऊष्मा दी गई हो, यह भी संभव है कि उस पर कार्य हुआ हो। इसका पता तंत्र से नहीं परिपार्श्विक में हुए परिवर्तन से लगा सकते हैं। तो जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि जो दोनों तंत्र की परिसीमा पर प्रकट होते हैं, मतलब कार्य और ऊष्मा है दोनों ही तंत्र की परिसीमा पर प्रकट होते हैं। यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है उसका पता हमें कि जो परिवर्तन है वो कार्य की में परिवर्तन की वजह से हुआ है या ऊष्मा में परिवर्तन की वजह से हुआ है, इसका पता हमें तंत्र से नहीं बल्कि परिपार्श्विक में परिवर्तन से चलता है। दूसरा निष्कर्ष यह है कि तंत्र का अवस्था परिवर्तन समान है, परंतु परिपार्श्विक में ऊष्मा व कार्य का प्रभाव अलग अलग है। यहाँ पर ये दोनों हम कह सकते हैं कि कार्य व ऊष्मा परिवर्तन दोनों ही अवस्थाओं में समान है और परिपार्श्विक में कार्य व ऊष्मा के प्रभाव भिन्न भिन्न हैं, अर्थात कार्य व ऊष्मा दोनों ही पाथ फंक्शंस हैं क्योंकि दोनों ही परिवर्तन के पथ पर निर्भर कर रहे हैं।
यानी कि हम कह सकते हैं कि जो तंत्र में परिवर्तन की अवस्था में परिवर्तन दोनों ही प्रयोगों में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 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 परिपार्श्विक में परिवर्तन है, या कार्य या ऊष्मा दोनों परिवर्तन, पहले में ऊष्मा में परिवर्तन हुआ प्रयोग में और दूसरे में कार्य में परिवर्तन हुआ। तो अवस्था जो परिवर्तन है वो पहले प्रयोग में ऊष्मा के द्वारा और दूसरे प्रयोग में कार्य में परिवर्तन द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर परंतु परिवर्तन समान है, इसलिए कार्य और ऊष्मा दोनों ही पथ फलन है, यानी दोनों ही परिवर्तन के पथ पर निर्भर कर रहे हैं। यहाँ पर कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। तंत्र को जितनी ऊष्मा दी जाएगी अथवा उस पर जितना कार्य होगा उतना ही तंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम इनके पारस्परिक संबंध को बताता है। यही कारण है कि इन तीनों की इकाई भी एक समान होती है, जैसे कि CGS में अर्ग द्वारा, SI यूनिट्स में जूल द्वारा, यानी कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग से बताते हैं। और जेम्स जूल ने यांत्रिक कार्य और उत्पन्न ऊष्मा में ऊष्मा Q, यांत्रिक कार्य W और उत्पन्न ऊष्मा Q में एक संबंध दिया, जिसके अनुसार W जो है वो ऊष्मा के समानुपाती होता है, या हम इसको W प्रोपोर्शनल टू Q या W बराबर JQ द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर J जो है उसको ऊष्मा का जूल यांत्रिक तुल्य कहा जाता है, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट कहा जाता है। यहाँ इसका मान 4.184 इंटू 10⁷ अर्ग या 4.184 जूल यांत्रिक कार्य को खर्च करने पर 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ पर कार्य जो है वस्तुतः बल के प्रभाव का सूचक है। ऊष्मा गतिकी में निकाय सदैव बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करता है, यानी कि कार्य दो गुणांकों जो द्वारा, यानी कि कार्य के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिनके गुणनफल के बराबर किया गया कार्य होता है। तो ये पहला होता है तीव्रता गुणांक, दूसरा है तीव्रता गुणांक, दूसरा है पहला है इंटेंसिटी फैक्टर तीव्रता गुणांक, दूसरा है धारिता गुणांक। तीव्रता गुणांक उस प्रतिरोध का माप है जो तंत्र को किसी परिवर्तन के विरुद्ध करना पड़ता है, जैसे बल, दाब, विभवांतर इत्यादि। धारिता गुणांक उस परिवर्तन का माप है जो तंत्र पर लग रहे बल को प्रभावित करता है। इसे हम दूरी, आयतन में परिवर्तन इत्यादि कार्य के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर कार्य के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे प्रसार कार्य, यांत्रिक कार्य और विद्युत कार्य, गुरुत्वीय कार्य और ऊष्मीय कार्य ऊर्जा। इन सभी की जो यूनिट है वो इसको हम अगर जूल में है पर व्यक्त करते हैं, है ना। और ऊष्मीय ऊर्जा को जूल प्रति मोल द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर तीव्रता गुणांक जो है प्रसार कार्य के लिए दाब और धारिता गुणांक जैसा कि इस टेबल में है। विद्युत कार्य जो है प्रसार कार्य के लिए तीव्रता गुणांक दाब, जिसे हम पास्कल में व्यक्त करें, और धारिता गुणांक आयतन में परिवर्तन के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर दाब इंटू धारिता गुणांक बराबर प्रसार कार्य होगा। यदि विद्युत कार्य किया जाता है तो विभवांतर को द्वारा वोल्ट, और जिसकी यूनिट वोल्ट है, और धारिता गुणांक जो है इसका कूलाम होगा, जिसकी की यूनिट एम्पियर पर सेकंड है। तो किया गया कार्य विद्युत कार्य के बराबर होगा। यदि यांत्रिक कार्य किया जाता है तो इसका तीव्रता गुणांक बल द्वारा और धारिता गुणांक जो है दूरी में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाएगा। और तो बल इंटू दूरी में परिवर्तन यांत्रिक कार्य के बराबर होगा।
अगर गुरुत्वीय कार्य किया जाता है तो इसका तीव्रता गुणांक गुरुत्व बल और जो धारिता गुणांक है वो ऊंचाई द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो गुरुत्वीय बल और ऊंचाई का गुणनफल गुरुत्वीय कार्य के बराबर होगा। अगर गुरुत्वीय बल को हम mg से और ऊंचाई को h से व्यक्त करें तो गुरुत्वीय कार्य जो है वो mgh के बराबर होगा। ऊष्मीय ऊर्जा जो है उसको हम जूल पर मोल में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ऊष्माधारिता द्वारा व्यक्त करेंगे जो कि तीव्रता गुणांक है, और धारिता गुणांक जो है इसका ताप होगा, जिसे कि हम T केल्विन में व्यक्त करते हैं। तो ऊष्माधारिता इंटू ताप का गुणनफल ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर होगा। तो द्रव यहाँ पर ये जो प्रसार कार्य है जो है द्रव और ठोस में प्रसार कार्य कम होता है, अतः इसकी उपेक्षा की जा सकती है। तो हम इस लेक्चर द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है Q और W यानी कार्य और ऊष्मा किस प्रकार से पाथ फंक्शंस हैं, और अलग अलग जगह पर इसको कार्य को अलग अलग रूप में व्यक्त किया जाता है, और जिसे कि हम प्रसार कार्य, विद्युत कार्य, यांत्रिक कार्य, गुरुत्वीय कार्य या ऊष्मीय ऊर्जा कह सकते हैं। और चूँकि प्रसार यहाँ पर इससे अच्छे से भली भांति समझा जा सकता है कि ये जो है स्टेट फंक्शन न होकर पाथ फंक्शंस हैं, और विशेष परिस्थिति में ये स्टेट फंक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर, अधिकतर प्रयोगों में और या अधिकतर घटनाओं में ये पाथ फंक्शंस ही हैं, और इसको हम समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।